Mr. Punya, Chief Minister Bhupesh Baghel ji, T.S. Singhdev ji, Charandas Mahant ji, Lalit Surjan ji, Dr. Yogesh Jain ji, Dr. T. Sundaraman ji, all ministers and healthcare professionals and experts, thank you very much for coming here. It's an honor and a pleasure for me to have a discussion with you. I think the format was that we would have a bit of an interaction. So we can begin that. I've got a slight issue with timing now, so we'll have to keep it a bit short, and then at the end of that I can give you my views. So whoever would like to put their points across, please. धन्यवाद, मुझे अवसर मिला आपसे आज इंटरेक्शन करने के लिए। मैं आपसे पहले भी एक बार फरवरी में आपके घर पे दिल्ली में मिल चुका हूँ। मुख्य बात यह है जो हम सब यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जो लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए, उसकी कमी करने की बहुत आवश्यकता है। तो हमारा एक जो बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है वो ये हमको निश्चित करना होगा कि हम किस प्रकार से जो आज करीबन 60% जो लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं इलाज कराने में, उसको 20% तक ले आए, और उसके लिए हम कितनी नज़दीक हम उनके यहाँ पर जो बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर है वो उपलब्ध कराएं। तो एक हमने, जैसा आप जान रहे हैं कि राजस्थान ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में डाल चुका है, उसका एक ड्राफ्ट भी यहाँ पर तैयार है, पूरा मैं आपको दे दूंगा। और 3 किलोमीटर के अंदर के दायरे के अंदर हम ये सुनिश्चित करें कि उनको बेसिक प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए, 12 किलोमीटर के अंदर उनको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर मिल जाए, 1 घंटे के मोटराइज ट्रांसपोर्ट के अंदर उनको सीरियस इलनेसेस की पूरी केयर मिल जाए, क्योंकि गोल्डन आवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद इन 150 किलोमीटर्स हम उनको पूरी की पूरी सुपर स्पेशलिटी से लेके रेयर डिजीज ट्रीटमेंट तक की सारी व्यवस्था करें। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। वाई इट इज नॉट डिफिकल्ट? एक तो ये पीएमजे के शुरू होने के कारण से हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका बजट 50% से भी कम हो गया। पहले ये लगभग 50% था, उससे भी कम हो गया। वो पैसा सारा का सारा हम इधर ले आएंगे तो बहुत फायदा होगा। और एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमको सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरत है। मेरा ये अपना वाई इट इज नॉट डिफिकल्ट, एक तो ये पीएमजे के शुरू होने के कारण से हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका बजट 50% से भी कम हो गया। पहले ये लगभग 50% था, उससे भी कम हो गया। वो पैसा सारा का सारा हम इधर ले आएंगे तो बहुत फायदा होगा। और एक दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमको सारे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत जरूरत है। मेरा ये अपना अध्ययन है, बस संक्षेप में मेरा ये अध्ययन है कि जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो भी 80% जो रोगियों को देख रहे हैं वो ऐसे रोगी हैं जो कि उनके पास जाने नहीं चाहिए, वो बहुत साधारण रोग से ग्रसित रोगी हैं। तो हम किस प्रकार से ये सारी व्यवस्था लाएंगे, और उसके लिए बहुत बड़ी राशि अतिरिक्त की आवश्यकता नहीं है, बहुत सीमित राशि की आवश्यकता है। तो मैं आप जानना चाहूँगा कि आप कैसे ये उसके लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। बहुत धन्यवाद। So we've seen कि consecutive governments have neglected financing and resourcing the public health system। जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है उसमें जो विश्वास और जो संसाधन डालने की ज़रूरत थी वो लगातार पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं उन चीज़ों पे सरकार ना करके और अलग-अलग योजनाएं लाई है जो कि एक्चुअली लोगों तक of the Congress Party to strengthening the public health system, the government health system, from the primary to the tertiary level, which would require both financial resources and also very strong political commitment and administrative push to implement this. Thank you. Should I answer two of your questions? India is transitioning from a rural system to an urban system, and it's a massive shift that is taking place, and it's a painful shift. It's not an easy shift, it's a traumatic shift. There are 3 things that any government in the 21st century is going to have to do to protect India's citizens. Number 1 is we have to fix the unemployment and job problem. Number 2, we have to give low cost, high quality education to our youngsters. And number 3,
we have to ensure that they're protected as far as their healthcare is concerned. These are, in my mind, non-negotiable things. If we don't do one of these, if we don't do all of these, we're not going to be successful. So that's point number one. Number two, the biggest cause of falling back into poverty is healthcare. Everybody knows that, it's been said numerous times. So healthcare is, in a sense, a foundation, and we have to ensure that that foundation is built firmly. So the first response to your question is, a government in 2019, a Congress government in 2019 is dramatically going to increase the amount of money we put into healthcare and education. Okay? And we are not going to put money in ways that allow limited number of people to make massive amount of money. That is how I view the Ayushman Bharat scheme. I see it, frankly, if I want to be kind to it, I see it as a limited scheme that is targeting very limited number of healthcare issues. And if I want to be frank, I think it's a handout to the 15-20 richest businessmen in India. So that's not the type of scheme we're going to run. I'm absolutely convinced that you need public expenditure in healthcare and in education. Not only private, but public. There is, of course, a role for private institutions. There is a role for big businesses. There is a role for insurance. There is a role even for private providers of healthcare. But the foundation, in my view, has to be government and public sector. And I don't think this is an impossible goal. There are a couple of very interesting models. There is the Rajasthan model. There is some of the work being done in Chhattisgarh. These are, I think, places where we can look to find some of the solutions. But I am committed and aggressively committed to taking the expenditure on education to 5 to 6% and taking the expenditure on healthcare to about 3%. That's my view. So I think that would be broadly how I would answer your question. I find the work done in Rajasthan, particularly with the medicines, to be very, very interesting. Yeah. Please. Yeah. Sorry. I just wanted to, very happy that. Can we move from that table to Sure. to here, because let's spread it out a little bit. भैया माइक दे दीजिए प्लीज. मैं चिकित्सा प्रकोष्ठ का काम देखता हूं सर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में. मेरी समझ से 4 प्रश्न आपसे देश जानना चाह रहा है. सबसे पहले सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस की दुर्दशा के बारे में. ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कॉमन मैन को जरूरत पड़ती है ओपीडी बेसिस में. तीसरा, इमरजेंसी में जो ट्रॉमा और बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत हार्ट केयर के लिए होती है. चौथा, जो चिकित्सा शिक्षा में उदारीकरण आना चाहिए था 30-35 साल पहले देश में, उसके लिए देश के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? जैसे अभी मैंने बताया, सबसे पहले अगर आप पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको सरकार को बजट में पैसा डालना पड़ेगा. तो पहला स्टेप वो है. दूसरा स्टेप, बिना एक नेटवर्क के, जैसे आयुष्मान भारत का मेरा एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि आप इंश्योरेंस दे रहे हो, बट आपके पास हॉस्पिटल्स का, मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो स्ट्रक्चर है वो उस इंश्योरेंस को सपोर्ट ही नहीं कर सकता है. बिहार में जाइए, यूपी में जाइए, आपने इंश्योरेंस दे भी दिया, वो कौन से अस्पताल में जाके इलाज कराएगा? दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन. तो उसके बिना आपका कोई भी इंश्योरेंस सिस्टम नहीं चल सकता है विदाउट द कैपेसिटी टू डिलीवर मेडिकल केयर. सो मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टमैटिकली हर स्टेट में बनाना पड़ेगा. मेरी स्टाइल फ्रैंकली
आपको बताने की नहीं है। मैं यहां इस एटीट्यूड से नहीं आया हूं कि मेरे पास सब सवालों के जवाब हैं। आई एम नॉट अ मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू आर, सो आई हैव कम हियर टू गिव यू वन particular type of message, that my style of working is to listen to you and work with you, कि मैं आपसे सुनकर समझकर सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं। और वही उदाहरण हमने, बिकॉज मैं स्टेट से डायरेक्टली कह देता हूं कि हेल्थ केयर के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर आप मुझे पॉलिटिक्स के बारे में पूछना चाहते हो तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में आपसे ज्यादा जानता हूं, आई थिंक। But about healthcare के बारे में I am convinced that you are more knowledgeable than me. So who am I to come here and tell you what I think your solution should be? You have to tell me what you think the solutions are. I have to go and implement the solutions that you believe in. So that is वो फर्क है हम में और बीजेपी में। और हमने ये राजस्थान में किया, और जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमारा काम हो रहा है, that is the approach that our chief minister and Singhdeo ji are following. We could not have built a manifesto simply between the three of us. हम कर ही नहीं सकते। अभी तो मैं देख रहा था उसमें, तो जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है वो आपकी आवाज है, और मैं यहाँ आकर आपसे बात करने इसलिए आया हूं कि मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, और जो आप हमें एडवाइस दोगे मेडिकल सिस्टम के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, हॉस्पिटल्स के बारे में, उस एडवाइस को हम लेके काम करेंगे। दैट इज द डिफरेंस। ब्रॉडली मेरे पास व्यूज हैं जो मैंने पहले बोले। आई डोंट बिलीव इन रैम्पेंट प्राइवेटाइजेशन। आई डोंट बिलीव दैट एवरी सोल्यूशन इन इंडिया इज गोइंग टू कम फ्रॉम द सेम 20-30 इंडिविजुअल्स। आई डोंट बिलीव दैट। दे हैव अ रोल टू प्ले, बट सो डज एवरीबडी एल्स। So my aim is to go to stakeholders, whether in healthcare and education, and say to you, okay, what do you think? And then work together to bring a solution. Budget में, manifesto में, national level के manifesto में, I will tell you 2 or 3 things that we are considering. Number 1, we are looking at a right to healthcare act, where we guarantee certain minimum healthcare to all Indians. Number 2, we are looking at increasing our expenditure to about 3% of GDP. And number 3, we are thinking about increasing the number of doctors, number of professionals we train in the country dramatically. Those are the 3 directions that we are taking at the national budget level. I'm coming in ahead. Yes. We go back to that table. I'm quite happy that you said, you mentioned about the private sector. Strengthening public health system, yes. But how do you regulate the private sector? I think that should be a part of the UHC framework too. I think that is something which I wanted to say. Yes. You did mention about what we have seen, the trends of NHM budget, which has fallen drastically. And that is actually impacting the public health system. So your commitment to increase towards the public health system strengthening with the financial thing, which is very important. I think we need to have a roadmap and an implementation plan at the same time when we are designing the UHC. This is what I wanted to ask. So I think it is a complex problem, and I don't think you're going to get a solution from any one stakeholder. I think the private players have a role to play, but so does everybody else. And what we would like to do is we would like to bring everybody together to solve the issue. I don't think that simply giving sort of health insurance, the entire health insurance to the big private players is going to solve India's healthcare problem. Also, one other thing, when you look at healthcare, and this is an experience that I have, when you look at insurance, this is an experience that I have on the agricultural side. What is also very important is what the contracts look like. So for example, in agriculture, the insurance contracts divide the country up among businesses. So businesses don't actually compete for insurance. They are allotted certain number of districts where they are the kings,
and they decide everything. So when you're looking at private insurance, you also have to look at the nature of the contracts that are being designed, which is fundamental. I think a lot of us that are present here probably work with the indigenous people, and Chhattisgarh being a tribal dominated area, and this is where probably that comes from, that you see the law of the inverse service that Dr. Sundar Raman was talking about, that people who need it most get it the least. So do you acknowledge this fact, and do you accept that there has been a complete denial and a complete breakdown of the public health system in these areas, and how do you propose to look at it from a particularly tribal people's problems issue? And because the government has constituted committees to look at the health concerns of these areas, and how do you want to look at it specifically from that perspective as well? Well, in my entire campaign in Chhattisgarh and now at the national level, that is what I've been saying. I've been saying that there is a failure, a dramatic failure on education and healthcare, on the basic needs in this state. And so absolutely, I do think there has been a terrible failure here, and it's hugely because of the way the BJP thinks about development and the RSS thinks about development. The question I raise here is one of voice. The reason tribals do not get a fair deal is because their voice is not heard, and their voice is not as well organized as the voice of certain other institutions or communities. So I think what I am pushing the Chief Minister and other members of the cabinet to do is to be sensitive about listening to people, to be sensitive about listening to tribals, and to try and understand in detail what their requirements are and work with them to fulfill them. So we are pretty empathetic, and I feel that we have to give a lot of space and do a lot of listening towards the weakest people in society in Chhattisgarh. That is just how I do politics. Sir, I am Dinesh Marothia. I must compliment Singhdeo Saab and also Lalit Surjan ji for this. They have done a wonderful homework, but the biggest challenge to my mind will be how to craft the robust institutional arrangements so that we can develop in the long run the self-governing universal health system, not only in Chhattisgarh, but it will have the robust attributes to replicate in rest of the states. This is my concern. Thank you very much. I have a question. My name is Suraj Kumar. I work on sustainable development. Would you like to include animal health in your vision of universal health care? Because 60% of antimicrobial resistance comes from rampant use of growth enhancers and antibiotics amongst animals, and that directly influences our nutrition and other habits. So would you like to include... I mean, look, one step at a time. I mean, I understand your sensitivity and I agree with it, and there is a connection between animal health and human health, and I take all that. But let's solve one problem first. I think let's solve the universal healthcare for humans first, and then once we've solved that problem, let's go to the universal healthcare for animals. Though I think it is a commendable idea, and I think it is there is subtlety in what you're saying, because there is a linkage between animal health and human health. But we're at a stage here where we're trying to solve the first one. Again, this table. You talked about the link between employment, health and education as your agenda. So wanted to bring to you, I'm sure it has come to your view from many angles, the issues of frontline workers who are the foundation for all of this being delivered. So a lot of Mitanans sitting here, Ashas, Anganwadi workers, school teachers. So the issue of their working conditions, their training, them being paid adequate amounts, and this links to women's employment as well. So I just wanted to ask you if this was on your agenda as well. Look, I view healthcare provision as something that is done by a large number of stakeholders. So there are ASHA workers, there are doctors, there are other professionals, there is big business, there are a whole set of stakeholders. My approach is that each one of those stakeholders should have a role to play, and each one of those stakeholders, their territory should be defended. So it shouldn't be that ASHA workers are just crushed and wiped out, and that
that space is left empty because we are focusing on just one stakeholder. One of my complaints about what the BJP does is they only look at one or two stakeholders. So when you're talking about agriculture or you're talking about healthcare, they just keep going back to those same 50 people. And I do agree that those 50 people have a role, but they're not the only people with a role. And I'm sensitive about voice, so I want to know who are all the other stakeholders, and each one of those people should be heard. So absolutely I would be for training ASHA workers, supporting ASHA workers, increasing their salaries, 100%. Anyone else? I think nobody has spoken from the back. हाँ तो हिंदी में बोल देंगे. हाँ नहीं, प्रेस वाले भाई यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स को दीजिए, प्रेस वालों से मैं बाद में बात करूंगा. उधर उधर भैया वो जो महिलाएं हैं पीछे, आप कुछ बोलना चाहती हैं? सर यहाँ पर आशा वर्कर को सभी जानते हैं, पर उसके ऊपर भी और टीम है, जैसे कि मिताइन ट्रेनर है और एरिया काउंटर है, तो उसके लिए भी ऐसा क्या हो सकता है सर? क्योंकि मतलब आशा वर्कर का तो आप 100% बोल रहे हैं, क्योंकि उसका सैलरी बेस नहीं हो सकता बोल रहे हैं, पर जो हम लोग यहाँ पे क्षतिपूर्ति के बेस पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारा तो मतलब सैलरी बेस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सैलरी बेस हम लोग का. सैलरी वाइज कॉम्पनसेशन. अच्छा, छत्तीसगढ़ में जी. तो आपकी क्या राय है? ध्यान रखेगी बहन आपका. सर ये ध्यान रखते, ये पॉलिटिकल आंसर दिया इन्होंने. हाँ यही हाँ? क्योंकि ये हमको हर बार यही मिलते आ रहा है कि ध्यान रखेंगे, पर ये ध्यान रखने वाली बात तो आज से कम 6 से 7 साल से ज्यादा हो चुका है. हाँ. तो प्लीज सर ध्यान रखने वाली बात नहीं, स्पष्टीकरण. जन घोषणा पत्र में भी है मितानिनों के लिए और ब्लॉक लेवल वर्कर्स के लिए और आपके मास्टर ट्रेनर्स के लिए. आप जन घोषणा पत्र देखिएगा, उसमें है. जन घोषणा पत्र को हम लोग क्रियान्वित करेंगे. इनका सिंपल सा सवाल है कॉम्पनसेशन के लिए. जी मिलेगा. थैंक यू सर. सर पर सैलरी वो उन्होंने कह दिया कि उनकी कोशिश होगी कि मतलब कॉम्पनसेशन मिलेगा, पर सर सैलरी होनी चाहिए. वही एक ही बात होती है. Sir, in our country at present, although a lot of discussions have been going on, I heard that private sector has a role to play, and the truth is that at present 70% of the care is taken by the private sector. So any scheme cannot ignore private sector to begin with. Whatsoever the government plans in long term, that will take a very long view. So initially every stakeholder has to be taken into. Can you speak a bit louder please? Every stakeholder has to be taken account, including the private sector, and as you reiterated, we are involving all the stakeholders. But I think there's some lack in that. Every stakeholder is not properly being looked into. Yes, no, I would agree with what you're saying. I am not saying in any way that the private sector does not have a role in solving the healthcare problem in India. They absolutely do, but so does government, and we have to work together, private sector and government, to ensure a proper solution. सर मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, तो हमारे आयुर्वेद में 2 प्रयोजन हैं स्वास्थ्य की रक्षा, पहला, और दूसरा है आतुर के विकार का प्रशमन. पहला स्वास्थ्य की रक्षा में ये है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, जैसे उसमें ऋतुचर्या दिनचर्या वगैरह आता है. और दूसरा है यदि आप बीमार पड़ गए तो उसका प्रशमन या उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो हम ऐसा चाहते हैं कि हर चिकित्सालय में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जैसे योग है और दिनचर्या में शामिल कब उठना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, इसको विशेष बताया जाए हर विभाग में स्वास्थ्य के. और दूसरा मेरी एक प्रश्न है सर,
आयुर्वेद में 20 साल से संविदा में लोग हैं, अभी तक रेगुलर नहीं हुए हैं, रिटायर्ड के इसमें हैं, तो उनके परिवार का क्या होगा? अब वो लोग पीएससी भी नहीं दिला सकते, तो मैं चाहती हूँ सर कि उन लोगों को रेगुलर कर दिया जाए। ठीक है, ये जो आपने थैंक यू प्रिवेंशन की बात बोली है, ये बिल्कुल सही बात है। ये दोनों चीजें, प्रिवेंशन और क्योर होना चाहिए, मैं आपसे सहमत हूँ। अच्छा, I unfortunately have a tour in Orissa, and I'm having a time constraint now because the program has gone much longer than it was planned. So I'd like to thank all of you for coming here. It's been a pleasure for me to listen to you. I just want to tell you that the doors of our government in Chhattisgarh and my doors are open to you. Anytime you want to discuss any of these issues, we do not think of this as a one-time interaction or a one-time conversation. जब भी आप आना चाहें, जब भी आप सुझाव देना चाहें, हम आपको हेल्थ केयर की प्रोसेस में हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और आपके पास एक्सपर्टीज है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि जानकारी आपके पास है, और हम आपके साथ मिलकर हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़ का जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, इसको हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। मैं आभार प्रदर्शन करने के लिए ललित सुरजन जी को आमंत्रित करता हूं। राहुल जी, धन्यवाद देने के पहले मैं राहुल जी के लिए शुभकामना में महाभारत का एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। न तो हम काम्ये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, काम्ये दुक्तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। I do not aspire for a kingdom, nor heaven, nor rebirth. What I want is to end the miseries and pains of the world, so of humankind. आज आपकी बातों से हमको यही लगा है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप आए, हमारे इस कार्यक्रम में आए। जन स्वास्थ्य अभियान जो है देशव्यापी, जिसका कि मायाराम सुरजन फाउंडेशन भी एक हिस्सा है, अब मेरे सारे साथियों की ओर से, यहाँ पर उपस्थित सब लोगों की ओर से आपको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारे प्रदेश के प्रभारी जो कांग्रेस के महामंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव पुनिया जी को, हमारे विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी को, मेरे दोनों साथी डॉक्टर सुंदरामन, डॉक्टर योगेश जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, आप सबको बहुत धन्यवाद। आप दोबारा आइएगा, और अगली बार जब आप आएंगे तो हम और शायद ज़्यादा अच्छे